वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी के बारे में। सो बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द होल्डिंग कंपनी, at that time the another company comes along that is the subsidiary कंपनी। सो जब हम लोग होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे तो साथ ही साथ हम लोग एक दूसरा कंपनी के बारे में बात करेंगे, वो होता है आपका सब्सिडरी कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी एक दूसरा कंपनी को कंट्रोल करता है तो उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। कि मानिए कि ABC एक कंपनी है और XYZ कंपनी को बोलो क्या कर रहा है, ये कंपनी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मतलब XYZ कंपनी का मोर देन 50% शेयर, ठीक है ना, more than 50% share is taken over by the ABC company. That means ABC company will be known as the holding company and this shareholder, मानिए कि अगर ABC कंपनी के पास 51% शेयर है तो ABC कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा और XYZ कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बोला जाएगा जिसके पास 49% शेयर। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से होल्डिंग कंपनी मीन्स द कंपनी व्हिच होल्ड्स अनदर कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी मीन्स द कंपनी व्हिच इज कंट्रोल बाय द अनदर कंपनी। जिसको दूसरा कोई कंपनी कंट्रोल करता है तो उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो जब होल्डिंग कंपनी का बात होता है तब यहाँ पे हम लोग दो कंसेप्ट सीखेंगे। एक होता है आपका होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और एक का होता है पार्टली सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, जो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और पार्टली सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को किसको बोला जाता है, जब ABC कंपनी पूरा का पूरा शेयर XYZ का पूरा शेयर टेकन ओवर करेगा तो उसको बोला जाता है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। किसको बोला जाएगा, XYZ को। और जब मोर देन 50% शेयर किसी के पास रहता है और मोर देन 50% शेयर सब्सिडरी कंपनी के पास रहता है तो उसको बोला जाता है पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो हम लोग जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात करेंगे तब हम लोगों को कुछ कंसेप्ट्स जानना जरूरी है और कुछ टर्म भी जानना जरूरी है। तो पहला तो टर्म आता है हम लोगों का डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये चीज व्हाट डू मीन बाय डेट ऑफ एक्विजिशन। कि मानिए कि एक कंपनी था एस लिमिटेड और एक दूसरा कंपनी था एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड किस डेट को एस लिमिटेड के ऊपर टेकन ओवर करेगा उस डेट को बोला जाता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन। कि मानिए कि एस कंपनी की 7 जनवरी 2023 से लेके अपना बिजनेस कर रहा है 31 मार्च 2024 तक यहाँ का उसका क्लोजिंग डेट है। तो दिस इज द अकाउंटिंग ईयर। अगर होल्डिंग कंपनी ने इस कंपनी का मोर देन 51% शेयर 1 अक्टूबर 2023 को टेकन ओवर किया था तो इस डेट को बोला जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन। मींस डेट ऑफ एक्विजिशन मींस द डेट वेयर द होल्डिंग कंपनी टेक्स ओवर द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट टर्म जो है वो होता है आपका प्री एक्विजिशन पीरियड और एक दूसरा होता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, एक होता है आपका प्री एक्विजिशन पीरियड और एक दूसरा होता है आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो प्री एक्विजिशन पीरियड किस डेट को बोला जाएगा, तो यहाँ पे इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो ये जो पीरियड है जहां पे होल्डिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं किया था उस पीरियड को बोला जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड। और ये जो पीरियड है आफ्टर टेकिंग ओवर द शेयर्स ऑफ द एस लिमिटेड, उसके बाद का जो भी पीरियड होगा उसको बोला जाता है आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। कि मानिए कि ये अगर आपका अकाउंटिंग ईयर है, एकदम सिंपल से समझते हैं, 5 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे एक डेट में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, 1 अप्रैल कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डेट है 5 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 हम लोग का एक डेट है। और यहाँ पे बोला गया है कि होल्डिंग कंपनी ने इस डेट में 1 जुलाई 2023 को क्या किया था, एस लिमिटेड का शेयर को टेकन ओवर किया था। तो एस लिमिटेड का शेयर को टेकन ओवर कौन सा डेट में किया था, 5 जुलाई 2023 को। तो देखिए कि यहाँ तक जो पीरियड होगा ना, ये जो पीरियड होगा यहाँ पे एस लिमिटेड खुद अपना बिजनेस आप
खुद ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस लिमिटेड है नहीं। और ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में एस लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों का कंसेप्ट आ गया। एक हो गया आपका एस लिमिटेड और दूसरा हो गया आपका एस लिमिटेड। तो ये जो एस लिमिटेड और एस लिमिटेड और एस लिमिटेड दो कंसेप्ट है, तो इस पीरियड में ये एस लिमिटेड ने खुद बिजनेस किया था, और इस पीरियड को बोला जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। मतलब एक्वायर करने से पहले का जो भी पीरियड होता है तो उसको बोला जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड, और एक्वायर करने के बाद का पीरियड को बोला जाता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो जब प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का बात आएगा, तो प्री एक्विजिशन मतलब एक्वायर करने से पहले का जो भी एस लिमिटेड का प्रॉफिट होगा, तो उसको बोला जाएगा प्री एक्विजिशन, क्या बोला जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोला जाएगा। और इस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट भी बोला जाता है, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। और एक्वायर करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको बोला जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट बोला जाएगा। तो आई बात समझ में। एक्वायर करने के पहले का जो भी पीरियड होगा उसको बोला जाएगा प्री एक्विजिशन पीरियड, और उस पीरियड का भी जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को बोला जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और उसका दूसरा एक नाम होता है कैपिटल प्रॉफिट। और एक्वायर करने के बाद का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को बोला जाएगा प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को भी बोला जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो दूसरा एक जो कंसेप्ट होता है वो होता है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बेसिकली रिलेटेड टू एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब अगर 100 में से 51 रुपीस एस लिमिटेड का होगा तो 49 रुपीस एस लिमिटेड का होगा, तो इसको बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ साथ क्या होता है, एस लिमिटेड का शेयर आ जाएगा, शेयर ऑफ एस लिमिटेड का शेयर आ जाएगा। उसके बाद आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा, उसके बाद आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी यहाँ ऐड होगा, ठीक है ना। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके साथ ये कंसेप्ट को भी हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और होता है गुडविल, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानना है कि व्हाट इज कैपिटल रिजर्व एंड व्हाट इज गुडविल। ये देखिए कि एस लिमिटेड का जो भी शेयर होगा, एस लिमिटेड का जो भी इंटरेस्ट हम लोग खरीदेंगे, जो भी उसका टोटल वैल्यू होगा जो हम एस लिमिटेड खरीदेगा, अगर उस पैसा के मानिए कि एस लिमिटेड का 49 रुपीज, किसने 49 रुपीज का शेयर एस लिमिटेड ने एक्वायर किया था, और एस लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 50 रुपीज पेमेंट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपए का लॉस हो रहा है कि एस लिमिटेड ने कितना का टेकन ओवर किया था, 49 रुपीज का, और पेमेंट कर रहा है 50 रुपीज का। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस होने से हो गया गुडविल। और अगर 49 रुपीज लेके 49 का शेयर लेके पेमेंट कर रहा है 45 रुपीज, तो यहाँ पे 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो दिस आर द सिंपल कंसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो क्या क्या कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने सीखा डेट ऑफ एक्विजिशन, हम लोगों ने सीखा आपका प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, along with that we come to know about the minority interest, and उसके बाद हम लोगों ने सीखा कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल। तो दिस आर द सफिशिएंट फॉर डूइंग द प्रैक्टिकल, और आगे हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल करेंगे कुछ कुछ ट्रीटमेंट हम लोग प्रैक्टिकल के साथ ही सीखेंगे। तो यहाँ पे जब होल्डिंग कंपनी का बात आएगा तो यहाँ पे हम लोग को AS21 के बारे में भी जानना है कि AS21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है कि अगर होल्डिंग कंपनी का केस हुआ, तो मतलब एक कंपनी दूसरा कंपनी को होल्ड करके रखा है, टेकन ओवर किया है, तो उस केस में हम लोग को CFS बनाना पड़ेगा। CFS का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बोला जाता है तो यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और यहाँ पे क्या आता है, आपका बैलेंस शीट आता है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि दो कंपनी हो गया, एस लिमिटेड और एस लिमिटेड मिलके क्या कर रहा है ना, अभी दोनों का कंबाइन, दोनों का along with that, मतलब दोनों का कंबाइन क्या बनेगा, अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि एस लिमिटेड अपना सेपरेट बैलेंस शीट नहीं बनाएगा, एस लिमिटेड भी अपना सेपरेट बैलेंस शीट बनाएगा, एस लिमिटेड भी आपका सेपरेट बैलेंस शीट बनाएगा। उसके बाद दोनों को कंबाइन करके जो भी बैलेंस शीट बनाया जाएगा उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। और इन सारों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल सा मीनिंग है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस द स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस लिमिटेड एंड द एस लिमिटेड। ठीक है, तो आज हम लोग एक प्रैक्टिकल देखेंगे, सिंपल सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसके बाद आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर है 10 रुपए करके, एस लिमिटेड का आपका 60,000 है, इसका मतलब एस लिमिटेड का 6,000 है, और एस लिमिटेड का आपका है 20,000, तो इसका मतलब 10 से डिवाइड करने से 2,000 शेयर किसका है, एस लिमिटेड का है। एस लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड मतलब सब्सिडरी कंपनी। रिजर्व एंड सरप्लस में है, प्रॉफिट है इसका 5,000, ये खुद ने प्रॉफिट किया था, और ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे आपका हो गया 4,000 रुपए। अभी हम लोग को देखना है कि ये जो एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड ये प्रॉफिट खुद किया था या एस लिमिटेड का यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद सन्डे क्रेडिटर होता है आपका 23,000 और 2,000। उसके बाद आपका होता है प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, मतलब फिक्स्ड एसेट है आपका 68 एंड 26, और इन्वेस्टमेंट में देखिए 1600 में इन्वेस्ट किया, मतलब एस लिमिटेड का जो पूरा जो 2,000 शेयर है, 2,000 शेयर लिया नहीं था, उसमें से 1,600 शेयर ही लिया और उसके अगेंस्ट में 20,000 पेमेंट किया था, इन्वेस्ट किया था उस कंपनी में। तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे इस केस में आप लोगों का माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि अभी भी एस लिमिटेड के हाथ में 400 शेयर है। ठीक है, एस लिमिटेड के हाथ में कितना शेयर है, 400 शेयर है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है द शेयर्स वेर एक्वायर्ड बाय द एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर। तो शेयर कौन सा डेट में एक्वायर किया था, शेयर एक्वायर किया था 1 अक्टूबर 2022 को, और अपना बैलेंस शीट है 31 मार्च। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का डेट क्वेश्चन में उठा नहीं, 31 मार्च 2023, मतलब 31 मार्च 2023 का ये बैलेंस शीट है, और एक्वायर किया था 1 अक्टूबर 2022। तो यहाँ से एक सिंपल सा लॉजिक निकल के आता है कि अगर आपका क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2023 है, इसका मतलब ओपनिंग डेट हो गया 1 अप्रैल 2022। ठीक है ना, और जो ये जो डेट होगा ना आपका, ये जो डेट कौन सा दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 2022 जो आपका डेट दिया हुआ है, इस डेट में होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड को एक्वायर किया था। मतलब इस केस में आपका क्या निकला, इस केस में आपका प्री भी निकला और इस केस में आपका पोस्ट भी निकला। और ये जो प्रॉफिट होगा ना, ये प्रॉफिट खुद सारा का सारा प्रॉफिट एस लिमिटेड का नहीं है, कुछ पोर्शन एस लिमिटेड का है और कुछ पोर्शन एस लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों मिलकर कमाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बनाने दिया है, बैलेंस शीट बनाने दिया है। तो पहला तो बात होता है कि बैलेंस शीट करने से पहले हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन, आप लोग वर्किंग्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो आता है, तो नंबर 1 देखिए हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन, हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग फुल में लिखिएगा डेट ऑफ एक्विजिशन, और डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2022। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 आपका डेट है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है डेट ऑफ क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, तो क्लोजिंग डेट है आपका 31 कितना है, 31 मार्च 2023 आपका क्लोजिंग डेट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है यहाँ पे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड निकलेगा। तो प्री एक्विजिशन पीरियड हो गया आपका प्री एक्विजिशन पीरियड, तो प्री एक्विजिशन पीरियड कितना होगा, तो अगर क्लोजिंग डेट होता है 31 मार्च 2023 और ओपनिंग डेट होता है 1 अप्रैल 2022 और डेट एक्वायर हुआ करा था 1 अक्टूबर 2023 को किया था, तो ये जो पीरियड हो गया ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया प्री एक्विजिशन पीरियड। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो आएगा नहीं क्योंकि 1 तारीख है, तो यहाँ पे हो गया आपका 6 मंथ्स। और यहाँ पे हो गया आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ये आपका हो गया फिर से 6 मंथ, 12 महीना में अगर 6 महीना प्री का होता है तो बाकी का 6 महीना आपका पोस्ट का हो गया। तो अभी प्री एंड पोस्ट को हम लोगों को प्रॉफिट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है सरप्लस, ठीक है, सरप्लस है आपका सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे एस लिमिटेड का,
कितना है प्रॉफिट एस्टिमेटेड, कितना प्रॉफिट किया था, क्वेश्चन कितना मेंशन है, क्वेश्चन 4000 रुपीज, तो 4000 रुपीज है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस बात को समझते हैं, एस लिमिटेड क्या किया था, पूरा साल में 4000 का प्रॉफिट किया था, पूरा साल में 4000 का प्रॉफिट किया। तो इस प्रॉफिट में कुछ पोर्शन में एस लिमिटेड का सिर्फ अकेला का हक है, और कुछ पोर्शन में एस लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों का हक है। तो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, प्री को डिवाइड करें, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा, 4000 में से प्री पीरियड कितना है 6, तो 6/12, तो यहाँ पे होगा आपका 2000 रुपए प्री का, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी होगा 4000 में से 6 महीना अगर प्री में जाता है तो बाकी का 6 महीना आपका कहाँ आ गया आपका आ गया यहाँ पे 2000 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में और एक बात दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है कि जो भी शेयर है, मतलब एस लिमिटेड का जो भी शेयर है, पूरा का पूरा शेयर एस लिमिटेड ने लिया नहीं था, इसलिए शेयर ऑफ एस लिमिटेड कितना का शेयर लिया था, एस लिमिटेड 1600 शेयर लिया था आउट ऑफ 2000, तो यहाँ पे हो गया 4/5, और शेयर ऑफ एस लिमिटेड के पास कितना रहेगा, 400 शेयर रहेगा आउट ऑफ 2000, तो इट विल बी 1/5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्री एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, एलोकेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर ऑफ एस लिमिटेड, तो एस लिमिटेड का कितना शेयर होगा, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था 2000, तो 2000 में से 4/5 आ जाएगा कितना 1600 रुपीज 1600, और यहाँ पे होगा शेयर ऑफ एस लिमिटेड का कितना होगा 2000 में से 1/5, यहाँ पे होगा रुपीज 400। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अलॉट करेंगे कौन सा, एलोकेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हम लोग अलॉट करेंगे, तो शेयर ऑफ एस लिमिटेड, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी मेरा कितना था 2000 रुपये था, 2000 इंटू 4/5, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 1600, एंड शेयर ऑफ एस लिमिटेड यहाँ पे होगा 2000 इंटू 1/5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 400। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, प्री और पोस्ट में हम लोग क्या किया, पैसा को अलॉट कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग में आएगा, हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लोग क्या, एकदम इजी सा है, हम लोग पहले लिखेंगे शेयर ऑफ एस लिमिटेड का कितना शेयर है 400, उसके पास है, एक शेयर का दाम 10 रुपए करके था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4000। उसके बाद वो खुद बिजनेस किया था ना, वो खुद 6 महीना काम किया, तो यहाँ पे एड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उसके हक में कितना है 400। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यहाँ पे भी उसका 400 है, तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4800, उसका हक का जितना पैसा था हम उसके साथ ऐड कर दिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अभी निकालेंगे नंबर 8 देते हैं, नंबर 8 में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्वायर्ड। एस लिमिटेड कितना का इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट का मतलब होता है कितना का हक लिया है, तो पहले तो उससे कितना लिया था, उसका शेयर लिया था, शेयर कैपिटल लिख देते, शेयर कैपिटल कितना लिया था 1600 इंटू 10 रुपए करके, कितना लिया था 16000 का, तो शेयर ही ले लिया ऐड। अभी देखिए ये जो प्री का जो प्रॉफिट था, मैंने बोला था ना, ये जो प्री प्रॉफिट था, ये प्री प्रॉफिट तो सिर्फ एस का हक था, तो यहां से भी हम लोगों ने एस में अलॉट किया है, तो वो पैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, हम लोग ऐड कर दिया पैसा कितना
इसको मिला था 1600, तो करने से कितना हो गया 17,600। मतलब उनको देना है 17,600 हमको देना है एस लिमिटेड को, लेकिन एस लिमिटेड को पेमेंट कितना किया था 20,000, तो देना कितना था 17,600, दिया था 20,000। इसका मतलब एस लिमिटेड का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व स्लैश गुडविल। तो मैंने क्या बोला था, अगर लॉस होता है तो हम लोग क्या डिनोट करेंगे, गुडविल। तो देना चाहिए था 17,600 और पेमेंट कर दिया था 20,000 का पेमेंट किया, तो माइनस 17,600 करेंगे अभी। तो कितना का प्रॉफिट, कितना का लॉस हुआ है कंपनी को, 17,600, ये ज्यादा हो गया। तो कंपनी को लॉस हो गया आपका 2,400 का, कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का कैलकुलेशन चाहिए। अभी हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे। जब हम लोग बैलेंस शीट करेंगे, बैलेंस शीट जब हम लोग करेंगे तो सिंपल सा बात है, यहां पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड टोटल। फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा। तो नंबर ए में लिखेंगे हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसको अंडरलाइन करके नंबर 1 शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद नंबर ए देके लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, पहले इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिटेल्स कॉलम में क्या लिखेंगे, जो एस लिमिटेड का शेयर है। तो एस लिमिटेड का टोटल शेयर कितना था 60,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60,000, डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे 60,000। उसके बाद आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, याद रखिए। उसके बाद आएगा क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग को कितना निकला था, हम लोग कैलकुलेशन जो किया था उसमें निकला था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो एक बार चेक करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकला। तो देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4800। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 4800। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर बी देके रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, रिजर्व है कि नहीं, रिजर्व तो है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट सरप्लस। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली सरप्लस, सरप्लस। तो यहाँ पे सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, तो एस लिमिटेड का कितना सरप्लस था वो देखते हैं। तो एस लिमिटेड का हम लोगों का सरप्लस था 5,000। ठीक है, तो एस लिमिटेड का सरप्लस था 5,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,000। उसके साथ ऐड होगा, क्या ऐड होगा, उसके साथ ऐड होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। अब ये रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, पोस्ट प्रॉफिट को, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को क्या प्रॉफिट बोला जाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो 1600 था जो भी कैलकुलेशन में हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,600। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नंबर 2 में देखे नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को डैश हो जाएगा। और नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे करेंट लायबिलिटीज। और करेंट लायबिलिटीज में अपना क्या है, सैंड्री क्रेडिटर था। तो सैंड्री क्रेडिटर या ट्रेड क्रेडिटर जो भी बोला जाता है, जो भी क्वेश्चन में है वो लिखिएगा। तो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर से आई थिंक नहीं, सैंड्री क्रेडिटर से। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 23,000, क्योंकि दोनों को मिला के अभी बन रहा है। तो 23,000 प्लस 2,000 हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 25,000। तो इसका टोटल निकल के हम लोग को यहाँ लिखना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एसेट साइड। जब हम लोग एसेट का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर बी देके एसेट। तो एसेट के ऊपर में हम लोग लिखेंगे नंबर 1 देके नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट में पहला है आपका प्रॉपर्टी प्लांट, कुछ ऐसा दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी बैलेंस है इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। 68,000 प्लस 26,000, इन दोनों को हम लोग प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 68,000 प्लस 26,000, प्लस करके हम लोग लिखेंगे कितना हो गया 80,000, 80 और 14 94,000, 94,000। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कुछ गुडविल भी था, हम लोग लिखेंगे गुडविल। तो गुडविल हम लोग को कितना लिखना था, मतलब लॉस, लॉस हम लोग को कितना लिखना था 2400 रुपए का मेरा लॉस निकला था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2400। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2400। उसके बाद कुछ डेटर वगैरह है कि एक बार चेक करते हैं। तो कुछ
और कुछ है नहीं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को टोटल करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करते हैं तो टोटल में यहाँ कितना निकलेगा, 96,400 निकलता है। और ऊपर में हम लोग एक बार टोटल करते हैं लायबिलिटी साइड भी। तो लायबिलिटी साइड अगर टोटल करते हैं तो देखते हैं कितना निकलता है। सो ऊपर में भी टोटल करने से हम लोग का निकला 96,400। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल था आपका होल्डिंग कंपनी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा टॉप में जाएंगे और जो भी ट्रीटमेंट है सारा ट्रीटमेंट हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।